चैप्टर 19 में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी फ़्लो। एनर्जी फ़्लो में सबसे पहले बात करेंगे द सन एज द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स। एनर्जी फ़्लो की जब हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि जी एक ऑर्गेनिज़म है, इसकी एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज़म में कैसे जाएगी, दूसरे ऑर्गेनिज़म से एनर्जी तीसरे में कैसे जाएगी। ठीक है, तो जब हम सन को प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स कहते हैं, इसका मतलब है कि सन से हमारी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, सन आपका नंबर 1 है, उससे फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म में जाएगा, फिर उससे तीसरे ऑर्गेनिज़म में जाएगा। ठीक है, सन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सनलाइट। तो सनलाइट प्रोड्यूस करने की वजह से सन को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं फॉर मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ। इट प्रोवाइड्स लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट फूड चेन्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो सन है वो सनलाइट प्रोड्यूस करता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। तो इसी वजह से हम इसको प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स कहते हैं या प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन फोटोसिंथेसिस। जब सन की एनर्जी सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो रही है तो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो प्लांट्स या एल्गी हैं जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और ग्लूकोज की फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं। जो जो चीज़ फोटोसिंथेसिस करेगी उसको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रही है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा के नहीं उनको एनर्जी मिल रही, वो खुद ही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना बना रहे हैं, यानी ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि डिपेंडेंस ऑन फोटोसिंथेसिस हमें पता ये लगाना है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बगैर मोस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ वुड लैक एनर्जी। क्योंकि जब सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो रही है और फोटोसिंथेसिस होगा तो फिर प्लांट्स अपने आप को सस्टेन करेंगे, और फिर प्लांट्स अपने आप को सस्टेन करेंगे तो ये अगर एक प्लांट है, इसको कोई हर्बिवोर खाएगा, उसको कोई जो है कार्निवोर खाएगा, उसको कोई और चीज़ खा जाएगी। ठीक है, इस तरह आपका सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर प्लांट ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्लांट, तो आगे की सारी लाइफ फॉर्म्स भी इफ़ेक्ट होंगी ना, उनका भी खाना कम हो जाएगा। जैसे अगर एक प्लांट है, हमें पता है बकरियाँ घास खाती हैं, अगर घास ना हो, घास फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, तो फिर बकरियां घास कम खाएंगी क्योंकि घास होगी नहीं ज़्यादा। फिर अगर बकरियां कम घास खाएंगी तो बकरियों की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होने लग जाएगी क्योंकि बकरियों के पास खाने के लिए नहीं होगा। फिर कोई ऐसा जानवर जैसे हम कह लें शेर है, शेर की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग जाएगी क्योंकि शेर बकरियों को खाता है और बकरियाँ कम है। क्यों? क्योंकि घास कम है। ठीक है, तो इस तरह ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंस ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन्स एंड वेब्स, कि एनर्जी का फ़्लो क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सनलाइट में हमें पता है एनर्जी आती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर प्रोड्यूसर्स आते हैं जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स को खाने वाले और जो जिन जानवरों ने प्रोड्यूसर्स को खाया है उन जानवरों को खाने वालों को हम कहते हैं कंज्यूमर्स, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। फिर आते हैं डीकम्पोजर्स, जो मरे हुए कंज्यूमर्स को डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोजिशन का प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्टली इन्वायरमेंट में जब आप रेस्पायर करते हैं, हर जानवर ने भी रेस्पायर करना होता है, तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन अगर आपको याद हो तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो हीट भी रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी तो फिर एनर्जी भी रिलीज़ होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है कि एनर्जी आती कहाँ से और जाती किधर है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी आती है, फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि प्लांट्स, एल्गी वगैरह, वो सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। फिर कोई जानवर आगे प्लांट खा लेगा, फिर उस जानवर को कोई और जानवर खा लेगा, फिर उस जानवर को कोई और जानवर खा लेगा, ये सारे कंज्यूमर्स में आएंगे। और फिर जो कंज्यूमर है, लास्ट कंज्यूमर जब मर जाएगा जी, उसकी डेड बॉडी होगी, उसको डीकम्पोज करेंगे डीकम्पोजर्स। और इस सारे प्रोसेस में इन्वायरमेंट में भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है जी केमिकल एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स इज ट्रांसफर्ड थ्रू फीडिंग एंड इवेंचुअली लॉस्ट एज हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। वही बात जो इधर हमने की है। फिर आ जाते हैं फूड चेन क्या होती है। फूड चेन की डेफिनेशन है जी अ सिंपल लीनियर सीक्वेंस शोइंग एनर्जी ट्रांसफ़र। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शरी कंज्यूमर है। जैसे प्रोड्यूसर आपका होगा कोई भी प्लांट कर लें। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर उसकी शीप है फॉर एग्जांपल, शीप को फिर कोई चीज़ खा गई है, फिर जिस चीज़ ने शीप को खाया उसको कोई और चीज़ खा गई है। ठीक है, तो ये इस तरह सारे आपस में लिंक्ड है। की टर्म्स पे आ जाते हैं इस चैप्टर की डेफिनेशंस। सबसे पहले प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना खुद ही खाना बनाए, ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स इट्स ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट्स हैं। फिर कंज्यूमर्स हैं ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स, हर्बिवोर्स भी, कार्निवोर्स भी। ठीक है, हर्बिवोर्स प्लांट्स को खा लेते हैं, कार्निवोर्स हर्बिवोर्स को भी खा लेते हैं। ठीक है,
फिर हर्बीवोर होता है जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। कार्निवोर होता है जो बाकी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। और डीकम्पोज़र होता है कि जो ब्रेक डाउन करता है डेड मैटर को, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फूड वेब पे। यहाँ पे हमने तो पढ़ी थी फूड चेन, जिसको हमने पढ़ा था सिंपल लीनियर सीक्वेंस शोइंग एनर्जी ट्रांसफ़र। फूड वेब जो होती है ना, वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स होती है इन एन इकोसिस्टम। जैसे अगर फूड चेन इस तरह की होगी ना कि ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, ऑर्गेनिज्म 3, तो फूड चेन अगर ऐसी होगी तो फूड वेब ऐसी होगी कि जी यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, उसको ये ऑर्गेनिज्म खा रहा है, इसको ये ऑर्गेनिज्म भी खा रहा है, फिर इसको ये ऑर्गेनिज्म खा रहा है। ऐसे वो होती है कि जी कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म किस किस को खा रहा है, ठीक है, कहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उसको हम बोलेंगे फूड वेब। ये फ़र्क होता है बेसिकली फूड वेब और फूड चेन में, ठीक है। फूड चेन को हमने कहा भी सिंपल लीनियर सीक्वेंस, लीनियर मतलब एक ही लाइन में वो जा रहा होता है, ऐसे ऊपर की तरफ दिखाएंगे जैसे भी दिखाएंगे। फूड वेब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। ज़्यादा फूड चेन्स को आप जोड़ दें तो जी वो फूड वेब बन जाएगी। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप समझाता है। ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगी फूड चेन से, ठीक है। ये आपको इनका फ़र्क पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं इनएफिशिएंसी एनर्जी ट्रांसफ़र पे। इसमें लिखा है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली होता है जैसे पहला ट्रॉफिक लेवल होगा, और जैसे प्रोड्यूसर है ये एक ट्रॉफिक लेवल है जी, ठीक है। प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर है वो अगला ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर अगला ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। ये लेवल्स हैं इसके। तो ये कहते हैं कि जी ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। बाकी जो एनर्जी 90% है, 90% जो वेस्ट हो गई है वो कैसे हुई है, हीट, अनडाइजेस्टेड मटेरियल और एक्सक्रीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक मेरे पास घास है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ज़रा सी घास है अजीब सी, ठीक है, और ये हमारे पास एक बकरी है, ठीक है। ये बकरी की टांगें, आँखें भी हैं बकरी की, ठीक है। घास है, घास के अंदर जो है 100 जाउल एनर्जी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो जब ये बकरी उस घास को खा लेगी ना, तो इस घास से बकरी को सिर्फ 10 जाउल्स मिलेगी, क्योंकि 100 का जो है 10% क्या होता है, 10, ठीक है। बाकी सारी एनर्जी जो है वो इन चीज़ों की फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। और फिर जब ऐसे बकरी को कोई शेर खाएगा, ठीक है, तो जो शेर खाएगा, इसमें अब 10 थी, शेर खाएगा तो एक आ जाएगी उसके पास, एक जाउल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। अब फूड चेन्स के बारे में यहाँ लिखा है कि फूड चेन्स आर लिमिटेड टू 5 ट्रॉफिक लेवल्स। एनर्जी डिमिनिशेस टू मच एट हायर लेवल्स मेकिंग लॉन्गर चेन्स अनसस्टेनेबल। ये बात क्या है जी? ये लिखा हुआ है कि जी फूड चेन्स ना अमूमन 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही एग्जिस्ट करती हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? इसी एग्जांपल में अगर जैसे शेर, तीसरा ट्रॉफिक लेवल था ना हमारा, शेर, उसने खा लिया तो 1 जाउल हो गई, फिर उससे अगला खाएगा 0.1 जाउल हो जाएगी, फिर उससे अगला उसको खाएगा तो कितनी कम हो जाएगी। तो इतनी तो सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं है इतनी थोड़ी एनर्जी। तो इसीलिए हर फूड चेन आपकी तकरीबन 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही रहती है, क्योंकि जितने ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा होते रहेंगे एंड वाले कंज्यूमर को उतना ही कम एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा एनर्जी एफिशिएंसी है, प्लांट्स वर्सेस लाइफ स्टॉक। अब इसमें से हमने पता लगाना है ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट क्या है। तो इधर लिखा हुआ है जी ईटिंग प्लांट्स इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट एज देयर इज़ लेस एनर्जी लॉस देन व्हेन कंज्यूमिंग लाइफ स्टॉक। क्यों? अभी हमें पता चला है कि जी अगर घास है, घास में है 100 जाउल एनर्जी, उसको कोई शीप खा लेगी तो शीप के पास आ जाएगी 10 जाउल, फिर हम शीप को खाएंगे तो हमें उसमें से 1 जाउल मिलेगी। लेकिन अगर हम घास ही खा लें डायरेक्ट तो हमें 10 जाउल पूरी मिल जाएगी, क्योंकि बीच में शीप वाला फेज़ स्किप हो गया ना। तो इसी तरह, इसी सेंस में हम कहते हैं कि जी ईटिंग प्लांट्स इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद कुछ पिरामिड्स पे आ जाते हैं। 3 पिरामिड्स हम पढ़ेंगे। पिरामिड्स में सबसे पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स, फिर बायोमास, फिर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ भी कर लेंगे। सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर्स है, उसमें दिखाते हैं कि जी द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स को। पिरामिड ऑफ नंबर्स में क्या होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये हमारे पास पहला ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। उसके ऊपर ये जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये इससे थोड़ा छोटा है। ओहो, ये क्या बन गए, इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दूसरा ट्रॉफिक लेवल थोड़ा छोटा है, उसके ऊपर तीसरा ट्रॉफिक लेवल थोड़ा और छोटा है, उसके ऊपर जो चौथा ट्रॉफिक लेवल है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है?
ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में हम बता रहे हैं कि किसी चीज़ का नंबर कितना है। घास की बात कर लें हम, घास की, घास बहुत ज़्यादा होती है। घास को खाने वाली शीप्स घास से तो कम ही होती है ना, जितनी घास होती है उतनी ज़्यादा शीप तो नहीं होती। अब हर शीप ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा घास खाती है, एक ब्लेड तो नहीं खाती घास का, ठीक है, तो शीप कम होंगी। फिर अगर शीप को खाने वाले लायंस जो हैं वो भी कम है, तो फिर उनका भी नंबर छोटा होगा। और अगर फिर लायंस को खाने वाली कोई चीज़ है आपके इकोसिस्टम में, तो फिर वो उससे भी कम होंगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है। वैसे अमूमन पिरामिड ऑफ नंबर्स जिस तरह इसी शेप का होता है कि ब्रॉड बेस होती है और फिर नैरो होता रहता है, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आपकी सिचुएशन में डिपेंड करता है कि किस तरह के इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या फ़र्क होता है कि उसमें नंबर्स में जैसे आपने सिर्फ नंबर बताया कि जी घास ज़्यादा थी शीप से, तो शीप का डब्बा छोटा बना दिया हमने, घास का बड़ा बना दिया। बायोमास में क्या होता है कि जी पूरा मैस आपने बताना होता है। घास का मैस आप बना दोगे इतना, तो शीप का अगर टोटल मैस घास से ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे करके बना दोगे पिरामिड, ठीक है। और अगर शीप का कम है तो फिर आप ऐसे करके पिरामिड बना दोगे, ठीक है। ये आपके उस पर इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो तो ऑब्वियसली छोटा ही होता रहेगा, क्योंकि उसमें तो हमने भी पढ़ा है कि सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी कम होती रहती है, ठीक है। इसके बाद दो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल बेसिकली कि कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में किधर किधर से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। फोटोसिंथेसिस से हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, और उससे ग्लूकोज बनाते हैं। और रेस्पिरेशन जो होती है उसमें ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान है वो रिस्पायर करते हैं, तो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। फीडिंग से भी कार्बन शिफ्ट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, आपके इकोसिस्टम में, कि जी कार्बन जो है वो फूड चेंज के थ्रू पास कर रहे हैं, खाने के थ्रू भी, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोजर्स जब डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। फॉसिल फ्यूल से हमें पता है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है। कंबस्टन से भी हमें पता है कि जी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में वैसे मैंने कंबस्टन मिक्स कर दिया। फॉसिल फ्यूल्स में ये है कि जी कार्बन बिकम्स लॉक्ड इन फॉसिल फ्यूल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल्स बनते ही ऐसे हैं कि जी कार्बन उनके अंदर आगे लॉक हो जाते हैं, फिर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब हम उनको निकाल के उनको कंबस्ट करते हैं तो फिर वो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं। ये बेसिकली वही बेसिक वर्किंग है आपकी कार्बन साइकिल की जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल अगर आप एक डायग्राम से समझेंगे, वो जो इस तरह की डायग्राम्स बनी होती हैं आपको मिल जाएंगी कहीं से, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। इधर मैंने लिखा हुआ है कि जी डीकम्पोजिशन होती है सबसे पहले, कि जी प्रोटीन्स इन डेड ऑर्गेनिजम्स वो अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है कि अमोनियम नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, वो दो चीज़ें करती हैं। फिर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स है, फीडिंग एंड डाइजेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको आपको बार बार समझना पड़ेगा। मैं हर एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा इसकी कोई वीडियो देख के जाता था, क्योंकि मुझे हर दफ़ा ये भूला होता था। ये आपको हर एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा आपने जी प्री मॉक्स के लिए कर लिया फिर आप कहेंगे जी मैं मॉक्स के लिए नहीं करूँगा, मिड्स के लिए कर लिया, मॉक्स के लिए नहीं करूँगा, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ठीक है। आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा टॉपिक है। जो एक मैं इसकी वीडियो मैंने रखी हुई है यूट्यूब पे, काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगती है, बहुत ही सिंपल वीडियो है वो नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूँगा। और उसमें क्योंकि डायग्राम बंदा खुद बना के आपको सिखा रहा होता है तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, वो भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी समझ लें, फिर आपको अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में हो क्या रहा है, सबसे पहले डीकम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है प्रोटीन्स इन डेड ऑर्गेनिजम्स अमोनियम आयंस बन रहे हैं, ठीक है। ये क्या बात है कि जी प्रोटीन्स हमें पता है अमीनो एसिड से बनते हैं, तो जब डीकम्पोजिशन होती है उन डेड ऑर्गेनिज्म की तो वो अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमोनियम आयंस यानी NH4। फिर नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमोनियम आयंस हैं वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है, कि आपका अमोनियम है उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है ज़मीन को तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है। बैक्टीरिया का वही काम जो मैंने यहाँ बताया था कि वो नाइट्रोजन गैस को अमोनियम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स सिर्फ नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, और जब प्रोटीन प्लांट से एनिमल्स में पास होता है तो फिर भी उसके अंदर उसके साथ नाइट्रोजन मूव होता रहता है। लास्टली डीनाइट्रिफिकेशन है, जिसमें बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं।
बिल्कुल आपके सर के ऊपर से बात चली गई होगी, ठीक है, लेकिन इसको आप दो तीन दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा ही करेंगे तो आपको समझ आएगी। सारे प्रोसेसेस बेसिकली लिंक्ड हैं और इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन, जैसे हमने यहाँ बताया कार्बन इन्वायरमेंट में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, यहाँ हम बताना चाह रहे हैं नाइट्रोजन कैसे सर्कुलेट हो रहा है। प्लांट्स के पास नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं, उनके पास नाइट्रेट आयंस कहाँ से आते हैं। नाइट्रेट आयंस से उन्होंने बनाना होता है प्रोटीन और डीएनए, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। वो कहाँ से आता है, वो ऐसे आता है कि सबसे पहले आपका जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने की वजह से यहाँ पे हमने देखा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो चला जाता है सॉइल के अंदर, और फिर जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो उन नाइट्रेट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में और सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो ये करते हैं कि वो नाइट्रोजन गैस को अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स को तो नाइट्रेट्स चाहिए, अमोनियम तो नहीं चाहिए। वहाँ पे आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो उस अमोनियम को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है फिर प्लांट उसको रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से भी अमोनियम आयंस रिलीज़ होते हैं, अमोनियम आयंस रिलीज़ होंगे, सॉइल में जाएंगे, नाइट्रिफिकेशन होगी उनकी, वो नाइट्राइट्स बनेंगे, नाइट्रेट्स बनेंगे, और फिर वो रूट से प्लांट्स के अंदर जाएंगे। बेसिकली हर चीज़ को नाइट्रेट्स बनाने का सीन है ये कि हर फॉर्म ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को हमने नाइट्रेट्स बनाने ताकि प्लांट्स उसको यूज़ कर सके। फिर फीडिंग एंड डाइजेशन में भी हमें पता है कि प्रोटीन्स हैं। अगर एक शीप है, शीप मर गई है, उसको जी आके लायन ने खा लिए, ठीक है, शीप का मुंह बनाना भूल गए, शीप को लायन ने खा लिया, तो क्या होगा कि उसके अंदर, लायन के अंदर भी शीप से प्रोटीन चला जाएगा। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स का बना होता है, उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उस तरह भी नाइट्रोजन सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट में होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद चीज़ तो नहीं होती। ये क्या होता है, अजीब से बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के नाइट्रेट चाहिए होता है ना सॉइल में, उसको गैस बना के उड़ा देते हैं, ठीक है। इसकी मैं वीडियो भी कोशिश करूँगा लिंक कर दूँ डायग्राम के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए ज़्यादा अच्छी तरह। फिर हम आ जाते हैं डीकम्पोजिशन पे। डीकम्पोजिशन में पता है जी, फंगाई और बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं चीज़ों को, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, और वो सॉइल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ा है। क्या होगा, जैसे अगर एक शीप मर गई है, शीप मरी पड़ी है, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया आएंगे उसको डीकम्पोज करेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया या फंगाई आएंगे उसको डीकम्पोज करेंगे। डीकम्पोज करने से क्या होगा, उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसके अंदर सारी चीज़ों को। जब ब्रेक डाउन करेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो रिलीज़ होगा और एटमॉस्फेयर में और सॉइल में चला जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके इजी पार्ट पे आ जाते हैं। बड़ा इजी पार्ट है ये इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी का। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पॉपुलेशन होती है जी ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज़ लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। ये आपको याद होनी चाहिए ये डेफिनेशंस, बहुत ईजी है। पॉपुलेशन क्या होती है जी, अगर एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो सेम स्पीसीज़ के हैं, वो एक ही जगह पे एक ही वक्त में रह रहे हैं, तो आप उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। कम्युनिटी होती है कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस अलग अलग स्पीसीज़ की एक जगह रह रही हों इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। और इकोसिस्टम होता है कि जी जिसके अंदर कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हों, उनकी इन्वायरमेंट भी हो और वो इंटरैक्ट कर रहे हो आपस में, ठीक है। बड़ा सिंपल है। यह सबसे छोटी चीज़ हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज़ जो कि एक ही जगह एक ही वक्त में रह रहे हैं। कम्युनिटी होगी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस मिल के जहाँ पे रहती हैं, जैसे डिफरेंट स्पीसीज़ की पॉपुलेशंस जहाँ पे रह रही होंगी, तो उन सबको अगर हम कलेक्टिवली कहें तो कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम होगा जहाँ पे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगी और उनकी इन्वायरमेंट होगी जब वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जी नंबर एंड वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ इन एन एरिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जंगलात हैं, जंगलात में बहुत ज़्यादा किस्म के जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, तो मैं कहूँगा बहुत बायोडाइवर्स जगह है, वहाँ पे बहुत किस्म की स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, ठीक है, बैक्टीरिया की, जो भी है, तो हम कहेंगे बायोडाइवर्स चीज़ है। डाइवर्स का मतलब होता है जिसकी वैरायटी ज़्यादा हो, बायोडाइवर्स यानी कि बायोलॉजिकली वैरायटी वहाँ पे ज़्यादा है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। फिर आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बड़ा इजी है, ये बिल्कुल ज्योग्राफी टाइप काम है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे इफेक्ट होगी, फूड सप्लाई से कैसे होगी। अगर ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास, एग्जांपल लेते हैं, 10 मेरे पास ब्रेड है, मेरे पास अगर 10 बंदे हैं, हर बंदा आराम से एक एक ब्रेड खा लेगा। लेकिन अगर 10 ही ब्रेड हैं और कोई 40 बंदे हैं तो सारे लड़ने लग जाएंगे ब्रेड के लिए। लड़ने लग जाएंगे तो जो स्ट्रॉन्ग होगा सिर्फ वही बचेगा, तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। कंपटीशन ज़्यादा हुआ, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी ओवर टाइम। लेकिन फूड सप्लाई ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रेडेशन यानी कि अगर प्रेडेटर ज़्यादा होंगे तो
प्रे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे अगर एक एरिया है उसमें सारी भेड़ बकरियाँ हैं, शीप्स हैं, वो आराम से रह रही हैं, कोई उनको खाने वाली चीज़ नहीं है, मतलब उनको खाने की कोई चीज़ नहीं है, जैसे शेर हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो उनकी पॉपुलेशन आराम से बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर 20 बकरियों की जगह पे मैं कोई 5-10 शेर छोड़ दूँ तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी शीप्स की, ठीक है, क्योंकि उनको खा लिया जाएगा। और डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ ऑब्वियसली अगर डिज़ीज़ फैल जाएगा तो फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाती है फिर। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होता है कि जी डिमांड फॉर रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। यही होता है हर दुनिया में जी, कि जितने ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है। पानी उतना ही है, लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पानी ज़्यादा लोगों को चाहिए होगा, पानी कम पड़ने लग जाएगा, ज़मीन कम पड़ने लग जाएगी और खाना कम पड़ने लग जाएगा। इवन जॉब्स कम पड़ने लग जाएंगी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो बड़े सिंपल से हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस ऑन इकोसिस्टम। ये भी काफ़ी सिंपल आपका सब टॉपिक है कि ह्यूमंस इकोसिस्टम पे क्या क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हर बंदे को पता है क्या होती है जी, जब आप दरख्त काट देते हो। इसके कॉजेज़ क्या हैं? एग्रीकल्चर, लॉगिंग, अर्बन एक्सपेंशन। एग्रीकल्चर के लिए आपने खेत लगानी है तो आपको पहले दरख्त हटाने पड़ेंगे। लॉगिंग, अर्बन एक्सपेंशन के लिए आपको दरख्त हटाने पड़ेंगे ताकि आप शहर बनाओ अपने, तो दरख्त हटाओगे पहले। कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका नतीजा क्या होता है कि जी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, दरख्त ही नहीं होंगे, बायोडाइवर्सिटी कम होगी क्योंकि चीज़ों के पास ज़िंदा रहने की जगहें कम हो जाएंगी। एक दरख्त पे कितनी चीज़ें रहती हैं, परिंदे रहते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, गुलहरियाँ रहती हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, एक्सटेंशन रेट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि जानवरों के पास रहने की जगह नहीं रहेगी तो जानवर एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगे। फ्लडिंग होगी और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे हम आते हैं भी। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दरख्त हमें पता है जी फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जी वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे तो अमाउंट कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन अगर दरख्त ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा। फ्लडिंग और सॉइल इरोजन क्या मतलब है कि जी अगर आपके पास एक, यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं, रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ऐसे कुछ दरख्त हैं, ठीक है, ये दरख्त है, ऊपर से आया है पानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जब वो पानी आ रहा है तो ये जो दरख्त है ना, वो पानी इनसे टकराएगा, इनकी रूट्स आएंगी, वो पानी का रास्ता रोकेंगी तो ना पानी की स्पीड कम हो जाएगी और वो तकरीबन अब्जॉर्ब हो जाएगा या बहुत स्लो स्पीड का हो जाएगा, डेंजरस नहीं रहेगा। तो फ्लडिंग नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगी। सॉइल इरोजन बेसिकली होती है कि सॉइल के ऊपर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली आपके साथ साथ ही नीचे जाई जा रही हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है और फिर सैलाब आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे अगर दरख्त ना हो फिर क्या होगा, पानी उसी स्पीड से आता रहेगा तेज़ी से, ठीक है, और सैलाब आ जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगी। यहाँ से सॉइल उखड़ उखड़ के जो पार्ट्स हैं सॉइल के पानी के साथ ही नीचे जाने लग जाएंगे, फिर सैलाब आएगा, डिस्ट्रक्शन होगी। तो ये सारे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। उसके बाद है जी कि इकोसिस्टम्स पे हम क्या कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं ओवर हार्वेस्टिंग। ओवर हार्वेस्टिंग होती है कि जी हम एक ही चीज़ को उस चीज़ की एबिलिटी से, रिप्रोडक्शन एबिलिटी से ज़्यादा यूज़ करी जा रहे हैं, ज़्यादा ही हार्वेस्ट करी जा रहे हैं। तो क्या होगा, उसकी स्पीसी की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें मछलियों की, समंदर में जो हमारे फ़िशरमैन हैं वो जाके मछलियाँ फ़िश करेंगे, ठीक है, मछलियाँ पकड़ेंगे हमारे लिए। अब मछलियाँ वो इतनी स्पीड से पकड़ने लग जाएँ और इतने ऑफन पकड़ने लग जाएँ कि मछलियाँ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अभी अगली मछलियाँ रिप्रोड्यूस हो के आई नहीं है, हमने पिछली सारी उठाना शुरू कर दी हैं। तो क्या होगा कि जब प्रोडक्शन ही मछलियों की रुक जाएगी तो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं होने लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम मछलियों को टाइम ही नहीं देंगे कि वो जी रिप्रोड्यूस करें, उनकी पॉपुलेशन दोबारा बढ़े। हम उससे पहले ही मछलियाँ उठाई जाएंगे पागलों की तरह। तो क्या होगा कि मछलियों की पॉपुलेशन तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है नॉन नेटिव स्पीसीज़। नॉन नेटिव स्पीसीज़ क्या करती हैं जी, वो नेटिव स्पीसीज़ के साथ कम्पीट करती हैं और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट करती हैं। नॉन नेटिव स्पीसी क्या होती है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई स्पीसी आप ले आए हो अपने इलाके में जो आपके इलाके में थी नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स को लाया गया था यूरोप से, ठीक है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को रैबिट्स यूरोप से ला के दिए गए हैं तो क्या होगा कि कोई नॉन नेटिव स्पीसी किसी और नए इलाके में जाएगी तो एक तो वहाँ नॉन नेटिव स्पीसी को कम्पीट करना पड़ेगा नेटिव स्पीशीज़ के साथ, ठीक है, कंपटीशन हो जाएगा, नेटिव जो उस इलाके की है, नॉन नेटिव जो इस इलाके की नहीं है।
इनका आपस में कंपटीशन होने लग जाएगा खाने के लिए, दोनों की पॉपुलेशंस में बुरा इफेक्ट पड़ेगा, दोनों जब कम्पीट करने लग जाएंगी। और क्या होता है कि नॉन नेटिव स्पीसीज़ जो होती हैं वो जब नए इलाके में आती हैं तो उनके कोई डिजीज़ नहीं होते जो उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रही थी, ठीक है। हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ ना हो वहाँ पे जो उस नॉन नेटिव स्पीसी को इफ़ेक्ट कर रही हो, जो उनके अपने नेटिव इलाके में उनको इफ़ेक्ट कर रही थी, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल होती रहेगी। अगर नॉन नेटिव स्पीसी को आप ऐसी जगह ले आए हो जहाँ पे उनके प्रेडेटर्स ही नहीं है, उनको खाने वाली चीज़ ही नहीं है, फिर उनकी पॉपुलेशन भी अनकंट्रोलेबली बढ़ती रहेगी, ठीक है। और क्या होगा कि आप उनका हैबिटेट चेंज कर रहे हो। हैबिटेट चेंज करने से क्या होगा कि उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल भी हो सकता है। तो ये सारी जो हैं इकोसिस्टम को डिसरप्ट करती हैं। बेसिकली मतलब नॉन नेटिव स्पीसीज़ होती हैं ना, वो आउटसाइडर्स की तरह होते हैं जो एक इकोसिस्टम में आते हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गए तो वो आपकी नेटिव स्पीसीज़ से खाना भी ले लेंगे, जगह भी ले लेंगे, रिसोर्सेज भी ले लेंगे, ठीक है। इसमें आपकी नेटिव स्पीसीज़ भी तबाह हो सकती हैं, और अगर उल्टा काम होगा नॉन नेटिव स्पीसी तबाह हो सकती है, ठीक है। तो आपका पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पोल्यूशन इफेक्ट्स पे कि पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन जो है, सूएज और फर्टिलाइज़र से हमें पता है यूट्रोफिकेशन होती है। यूट्रोफिकेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, अब सबको ही पता होगा कि यूट्रोफिकेशन क्या होती है जी। आपका जो सूएज और फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें से उनका जो वेस्ट है वो आ जाता है रिवर्स के अंदर। रिवर्स के अंदर क्या होता है जी, एल्गल ब्लूम्स होते हैं, ऑक्सीजन डिप्लीशन, डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि आपके जो फर्टिलाइज़र और सूएज है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो एल्गल ब्लूम होने लग जाती है। एल्गल ब्लूम का मतलब है पौधे जो समंदर के अंदर होते हैं वो ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। जब पौधे ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे तो क्या होगा कि जी, बल्कि शुरू से आपको समझाते हैं जी क्या होता है। अगर यूट्रोफिकेशन भी नहीं पता तो शुरू से बता देते हैं। हमारे पास एक रिवर है, रिवर के अंदर सूएज और फर्टिलाइज़र आके गिरने लग गए हैं। रिवर है या लेक है, जो भी आपकी वाटर बॉडी है, उसके अंदर फिर सूएज और फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि सूएज और फर्टिलाइज़र्स के अंदर ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे हो जाता है ओवर फीडिंग। आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आप रिवर के जो अंदर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनको ज़रूरत से ज़्यादा ही खाना मिलने लग गए, ज़रूरत से ज़्यादा उनको न्यूट्रिएंट्स मिलने लग गए। उससे क्या होगा, जब उनको ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उन प्लांट्स की। तो जो रिवर्स होती हैं या लेक्स होती हैं जिनके ऊपर ग्रीन ग्रीन से ऐसे पत्ते आए होते हैं, या वो उनको वैसे कहते हैं एल्गल ब्लूम कहते हैं उसको, पौधे उसके बढ़ जाते हैं, उनमें यूट्रोफिकेशन हुई होती है। क्या होगा कि जब वो पौधे बढ़ जाएंगे तो वो रिवर की सरफेस को या लेक की सरफेस को कवर कर लेंगे, पर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। नीचे जो आपके प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जब उनको सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो नीचे वाले प्लांट्स मरने लग जाएंगे। नीचे वाले प्लांट्स जब मरने लग जाएंगे तो फिर बैक्टीरिया आके उनको डिकम्पोज करेगा, ठीक है, क्योंकि जब वो मर गए उनको डिकम्पोजिशन होनी है उनकी। बैक्टीरिया जब आके प्लांट्स जो मर गए हैं उनको डिकम्पोज करेगा तो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन यूज़ करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो जो पानी के अंदर का ऑक्सीजन है ना वो ख़त्म होने लग जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन डिप्लीशन होती है, ठीक है। फिर जब ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगा तो आपकी पानी के अंदर जो मछलियाँ हैं और बाकी जानवर हैं वो भी मरने लग जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन का। फिर एयर पोल्यूशन पे आ जाते हैं जी। यहाँ पे CO2 आना चाहिए था, ठीक है। CO2 एंड मीथेन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। ये भी बड़ी सिंपल बात है। CO2 और मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स है जी, कि इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी टारगेट कर देते हैं। ये मेरे पास खेत है, उसमें मैंने कीड़े मारने, ठीक है। जो मैंने जो फसल लगाई है उसके ऊपर कीड़े आ रहे हैं, मैं कीड़े मारने के लिए उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करूँगा। उससे अगर कोई ऐसी चीज़ भी मर जाए जिसको मैंने नहीं मारना, तो ये भी फूड चेन को डिस्टर्ब करने वाली बात है। हर्बिसाइड भी यही है, अगर मैं प्लांट है मेरा और मैंने जो वीड्स हैं, वीड्स को मारने हैं, तो मैं हर्बिसाइड करूँगा। तो अगर वीड्स के अलावा कोई और प्लांट भी मर गया तो उससे भी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, पता ही है हम सबको उनका मसला क्या है। दे परसिस्ट इन एनवायरनमेंट्स हार्मिंग एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। वो ना बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, वो पड़े रहते हैं वहाँ पे, एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को ख़राब करते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा पूरे सिलेबस का ही बल्कि लास्ट टॉपिक है, अगर हम इस चैप्टर को देखें तो 19.5 कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन होती है कि आप किसी चीज़ को बचा के रखें, ठीक है, ध्यान से यूज़ करें, अकल से यूज़ करें।
सबसे पहले है कि रीजंस फॉर कंजर्वेशन क्या है कि एक तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी, एक्सटेंशन रेट कम नहीं होंगे, वल्नरेबल इन्वायरमेंट्स प्रोटेक्टेड रहेंगी, ठीक है। जाहिलों की तरह आपने ऐसे यहाँ जैसे ओवर हार्वेस्टिंग थी, ओवर हार्वेस्टिंग नहीं करने लग जानी, दरख्त नहीं काटने लग जाने, ठीक है। आपने आराम से तहम्मुल के साथ आपने कंजर्वेशन करनी है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी आपकी मेंटेन होगी, एक्सटेंशन रेट भी नहीं आपका कम होगा, इन्वायरमेंट्स भी आपकी प्रोटेक्टेड रहेंगी, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी आ जाती है इसमें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम, डिफॉरेस्टेशन का हम कैसे करेंगे? एक तो सबको एजुकेट करें, जैसे मैं यहाँ पे एजुकेट कर रहा हूँ कि जी डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, एजुकेट करें सबको। प्रोटेक्टेड एरियाज़ टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, इसमें क्या होगा कि जी आप कुछ एरियाज़ को, कुछ जंगलात को प्रोटेक्ट कर दें, गवर्नमेंट उसको कह दे कि जी यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, यहाँ के दरख्त नहीं काटने, ठीक है। सेटिंग कोटाज ऑन लॉगिंग, दरख्त काटने की कैप लगा दे, ठीक है, लिमिट लगा दे कि इससे ज़्यादा दरख्त नहीं आप काट सकते। और रीप्लांटिंग ट्रीज़, जो दरख्त आपने काटा है उसको दोबारा लगाएं, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कर सकते हैं। फिर फ़िश स्टॉक कंजर्वेशन के लिए भी वही है कि आप एजुकेट करेंगे जी, एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल फ़िशिंग प्रैक्टिसेस, फ़िशरमैन को आप एजुकेट करेंगे, ठीक हो गया। सस्टेनेबल फ़िशिंग प्रैक्टिस मतलब आपने अंधे जाहिलों की तरह आपने नहीं फ़िशिंग करने लग जानी, आपने पहले फ़िश जितनी पकड़ी है आपने फिर टाइम देने कि जी आप फ़िश को रीपॉपुलेट होने की टाइम दें उनको, ठीक है। उसके अलावा है क्लोज सीजन्स टू अलाउ फिश पॉपुलेशंस टू रिकवर, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट नेट टाइप्स एंड मैश साइजेस। इसका क्या मतलब है कि जो जिन नेट से हम मछलियों को पकड़ते हैं उनके होल्स ना थोड़े बड़े होने चाहिए, उनके अंदर जो ऐसे होल्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होने चाहिए। बड़े होंगे तो क्या होगा कि जो छोटी मछलियाँ हैं ना, जो बेबीज़ हैं, वो नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे और वो रिपॉपुलेट करते रहेंगे फ़िश की पॉपुलेशन को, सिर्फ बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, ठीक है। और वही है फिर सेटिंग कोटाज एंड मॉनिटरिंग फ़िश पॉपुलेशंस, कि आप जी कोटा लगा देंगे, इससे ज़्यादा मछलियाँ नहीं आप इतने टाइम में पकड़ सकते, ठीक है। फिर सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं कि जी वो क्या होती हैं, सस्टेनेबल रिसोर्सेज होती हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, रिसोर्सेज दैट आर रिप्लेस्ड एज रैपिडली एज दे आर कंज्यूम टू अवॉइड डिप्लीशन, ठीक है। मतलब अगर मैं दरख्त काट रहा हूँ तो अगर मैं जितने दरख्त काट रहा हूँ उतने ही लगा रहा हूँ या उससे ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मैं कहूँगा कि मैं सस्टेनेबली दरख्त काट रहा हूँ, क्योंकि उससे उनका नंबर कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था पूरा, चैप्टर 19। और इसमें बस ये नाइट्रोजन साइकिल वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है, बाकी भी आपको बेसिक चीज़ें हैं बाकी, लेकिन बाकी आपको पता होनी चाहिए।